हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 70। आज ये बच्चा, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है जिसमें इस सब्जेक्ट के बारे में एक इंट्रो दिया गया था कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये कितने पार्ट्स में सेक्शंस में डिवाइडेड है, कैसे कैसे मार्क्स अलग अलग सेक्शंस के डिवाइडेड है, कितना पोर्शन प्रैक्टिकल का आता है, कितना थ्योरी का आता है, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। आज से बच्चों हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरह से आज ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा सेक्शन ए का पहला चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मजा आएगा बच्चों इस चैप्टर। अब बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूं, कॉस्ट ऑडिटर के बारे में समझाना स्टार्ट करूं, उससे पहले उससे पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी आखिर कॉस्ट ऑडिट क्यों कराती है। कोई भी कंपनी कॉस्ट ऑडिट कराती है तो कंपनी कॉस्ट ऑडिट क्यों कराती है, एक बार हमें यह समझना होगा बच्चों। पहले बड़े ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए, एक कहानी सुनिएगा, बड़ी मजेदार एक कहानी, एक एग्जांपल है। एक कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट्स कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, पेंट बनाती है और बेचती है। और बच्चों, बहुत मेहनत करती है ये कंपनी, बहुत मेहनत करती है ये कंपनी। और क्योंकि बहुत मेहनत करती है तो भैया इसके प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, कमाई भी बहुत ज्यादा है, इनकम भी बहुत ज्यादा है। अब कंपनी की इनकम भी ज्यादा है, कंपनी की कमाई भी ज्यादा है, सब कुछ कंपनी के लिए बढ़िया चल रहा है, मार्केट में कस्टमर खुश है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी एक बात से परेशान है। सर, अब किस बात से परेशान है जब कंपनी का बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है? अरे भाई, कंपनी इस बात से परेशान है कि यार देखो, पूरे साल मेहनत मैंने करी, यार देखो पूरे साल कस्टमर्स को सप्लाई मैंने करी, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैंने दिए, पूरे साल इतनी मेहनत करी मैंने कंपनी ने, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अब गवर्नमेंट आकर बोलती है कि लाओ इस प्रॉफिट में से हमें टैक्स पे कर दो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेती है वो परसेंटेज पर लेती है कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो उसका इतना परसेंट टैक्स लगेगा। इनकम ज्यादा होता है तो टैक्स बढ़ जाता है, इनकम कम होती है तो टैक्स कम हो जाती है, टैक्स कम हो जाता है। अब कंपनी बोल रही है यार मैंने मेहनत करा, मैंने इतना सारा कमाई करी, इतना सारा प्रॉफिट कमाया, अब मेरा जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा टैक्स भी बढ़ गया। टैक्स, क्योंकि टैक्स तो परसेंटेज में लग रहा है, टैक्स भी बढ़ गया। अब कंपनी ये बोल रही है कि यार मेरे को ना टैक्स कम पे करना है, मैं ये नहीं चाहती, कंपनी बोल रही है मैं ये नहीं चाहती कि मैं ज्यादा टैक्स दूं। मैं क्यों दूं, ये मेरी कमाई है यार, मैं क्यों ज्यादा टैक्स दूं। हाँ, लेकिन मैं प्रॉफिट कम करना नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि टैक्स कम हो जाए। भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे है ही नहीं भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल। कमाई बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, कमाई कम है तो टैक्स कम है। अब कंपनी ये बोल रही है कि यार मेरा प्रॉफिट तो बढ़े, मेरा प्रॉफिट तो बढ़े, पर टैक्स कम हो जाए। भाई साहब, लीगल तरीके से तो ये पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। इलीगल तरीके से जरूर पॉसिबल है। कंपनी को ध्यान में आया, कंपनी बोली कि भाई देखो, अगर मैं लॉ के हिसाब से देखूं, प्रोविजंस के हिसाब से देखूं, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखूं, तो भाई ऐसा होता है कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं ना, मतलब जो कंपनी की इनकम होती है, अब ऐसे बोल दो कंपनी की जो इनकम होती है ना, उसमें से कॉस्ट माइनस की जाती है और फिर जो बचता है उस पे टैक्स लिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोविजन है। यार अगर मुझे टैक्स कम देना है
और प्रॉफिट मुझे कम करने नहीं है, प्रॉफिट मेरे बराबर है। तो फिर क्या तरीका है, मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा। अब सोचिए, अगर प्रेजेंट कंडीशन ये है कि कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ का है और कॉस्ट उसकी सिर्फ 2 करोड़ की है, तो ये माइनस कर लो, 98 करोड़ पे उसको टैक्स देना पड़ता है। कंपनी ये सोच रही है कि यार प्रॉफिट मेरा 100 करोड़ रहे लेकिन कॉस्ट बढ़ जाए। उससे क्या होगा, अगर मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना, तो फिर जो अमाउंट आएगा जिस पर मुझे टैक्स देना है वो कम अमाउंट आएगा, तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, जबरदस्ती में ना अपने रिकॉर्ड्स में, अपने अकाउंट्स में लिख देती है कि मेरी कॉस्ट ज्यादा लगी। चाहे से प्रोडक्ट को बनाने में उसके 100 रुपए का खर्चा हुआ, लिख देती है 500 का खर्चा हुआ। गलत काम करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट बोली कि भैया हमने एक प्रोफेशन बना दिया है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो प्रोफेशनल पर्सन है ना, ये कोई इंडिपेंडेंट आदमी है जो कंपनी को नहीं जानता, कंपनी के फेवर में काम नहीं करेगा, कंपनी के फायदे के लिए काम नहीं करेगा। ये इंडिपेंडेंट आदमी है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, सीएमए इन प्रैक्टिस है, सीएमए इन प्रैक्टिस। उसको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा, जा भैया जा, इस कंपनी के अंदर चला जा, इस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स को चेक कर, इस कंपनी ने जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स के अंदर जितनी उस साल की, उस पूरे ईयर की कॉस्ट लिखी है, चेक कर वो कॉस्ट सही लिखी है कि गलत लिखी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी की कॉस्ट आई है एक्चुअल में 1 करोड़, कंपनी ने लिख दी है 5 करोड़, जाके चेक कर। वहां पर काम आता है बच्चों कॉस्ट ऑडिट। ये है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्यों किया जाता है, कॉस्ट ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कंपनी इलीगल तरीके से अपने टैक्स को छुपा ना सके, टैक्स का एवेजन ना कर सके, टैक्स की चोरी ना कर सके, फालतू में कॉस्ट को ज्यादा दिखाकर कम टैक्स का पेमेंट ना कर सके। इस बात की चेकिंग करने के लिए, इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बुलाया जाता है, जो इंडिपेंडेंट आदमी है, जो कंपनी को नहीं जानता, जो सच के फेवर में काम करेगा, जो ट्रू एंड फेयर मैनर में जाकर कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स, जो पूरे साल कंपनी ने अकाउंट्स बनाए उनको चेक करेगा और देखेगा कंपनी सही कॉस्ट ऑडिट बता रही है कि गलत बता रही है, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही। इसलिए कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। सर समझ गए? अभी तक सर आपने हमको ये समझाया कि आखिर कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्यों करी जाती है। बहुत बढ़िया समझाया, हमको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन है सर हमारा। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी रोड पे चलता टॉम डिक हैरी किसी को भी उठा के बोल दें कि जा भैया कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर दे? ना जी ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो अपनी खुद की फर्म खोल के बैठा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इवन वो सीएमए भी नहीं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो तो उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स को बनाता है, उसी के बनाए हुए कॉस्ट अकाउंट्स को कोई सीएमए इन प्रैक्टिस आके कॉस्ट ऑडिट करता है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है सर, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। मैंने कहा बोलो। बोला सर आपने अभी तक मेरे को ये समझाया कि आखिर कॉस्ट ऑडिट जो है वो क्या होती है, क्यों करी जाती है। क्योंकि सर देखो, हर कंपनी जो है ना उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, और वो कंपनी चाहती है कि टैक्स उसका लोअर डाउन कम हो जाए, इसके लिए वो अपनी कॉस्ट को ज्यादा दिखा देती है, अपनी कॉस्ट बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है, और ये इलीगल है, गलत है। और हर कंपनी को अपने कॉस्ट अकाउंट्स पूरे साल के बनाने पड़ते हैं, और कंपनी क्या कर रही है, जबरदस्ती में फालतू में
हर कंपनी ऐसा नहीं करती, कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं टैक्स बचाने के लिए, कुछ अच्छी भी कंपनीज होती हैं। वो कंपनीज अपना कॉस्ट फालतू में बढ़ा के दिखा रही हैं, इसीलिए एक बंदे को बाहर से बुलाया गया है जो कि ट्रू एंड फेयर मैनर में इन कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करेगा जो कंपनी ने बनाए हैं, और पता लगाएगा कि कॉस्ट ऑडिट करके पता लगाएगा कि सच में कंपनी की कितनी कॉस्ट है, कितना टैक्स लगना चाहिए। समझ में आ गई सर पूरी कहानी? यहां तक मजा आ गया? आगे चलते हैं। सर एक बात बताइए सर, एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहा पूछ लो यार तुम्हारा क्वेश्चन। बोला सर हमारे ना पड़ोस में एक पतलू भैया रहते हैं, पतलू भैया, पतलू भैया। और सर वो ना सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं सर। और सर जब वो पास हो जाएंगे, और सर जब वो सीएमए बन जाएंगे, तो उनके पास में क्या ऑप्शन होगा? उनके पास में दो ऑप्शन होंगे। पहला, वो किसी कंपनी के अंदर जाकर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करें, उस कंपनी के अंदर जॉब करें, नौकरी करें, उस कंपनी के लिए काम करें, तो उनको सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। और दूसरा, वो किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब न करें, बल्कि खुद की एक प्रैक्टिस फर्म स्टार्ट कर दें, उनको सीएमए इन प्रैक्टिस बोला जाए। ठीक है सर, समझ गए। अगर कोई भी पर्सन, जैसे हमारे पतलू भैया पड़ोसी सीएमए का कोर्स कर रहे हैं, जब वो सीएमए बन जाएंगे, उनके पास में दो ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, कंपनी के अंदर जाकर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस फर्म खोल के कॉस्ट ऑडिट का काम चालू कर सकते हैं। सर ये तो आपने बता दिया। ये जो सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ये क्या करता है? ये भैया उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स को बनाता है। पूरे साल उस कंपनी ने कितना खर्चा किया, कहां पे खर्चा किया, क्यों खर्चा किया, कब कब खर्चा किया, इन सब का अकाउंट्स ये बना के रखता है सीएमए इन फुल टाइम। और फिर सीएमए इन प्रैक्टिस आकर चेक करता है कि ये जो इसने अकाउंट्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो ये सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है, इसके लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाते हैं पूरे साल के, कि कंपनी ने कितना खर्चा लगाया। ये सीएमए इन फुल टाइम वाला करता है, जो किसी कंपनी पर्टिकुलर उसी कंपनी के लिए काम कर रहा है। और उनकी ऑडिट, एक बाहर से सीएमए इन प्रैक्टिस आता है जो कि बहुत सारी कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, एक टाइम पर मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करता है सीएमए इन फुल टाइम, क्योंकि वो पूरा टाइम उस कंपनी को दे रहा है। ये सीएमए इन प्रैक्टिस एक बार में मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। स्टूडेंट बोला सर मजा आ गया, समझ में आ गया। कॉस्ट ऑडिट क्या होती है समझ गए, कॉस्ट ऑडिट क्यों होती है समझ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक कंपनी के अंदर पूरे साल में कितने खर्चे हुए, कितनी कॉस्ट लगी, ये सब उन अकाउंट्स में उतारा जाता है। उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आपने ये भी बता दिया सर कि जब हम सीएमए बन जाएंगे तो हम चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। सर अब एक क्वेश्चन है सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा पूछो भाई, इंपॉर्टेंट है तो पूछ लो यार। बोला सर ये जो कॉस्ट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, सीएमए प्रोफेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो नया कॉन्सेप्ट है क्या? अभी कुछ ही साल पहले आया है क्या? नया नया है क्या? नया नया नहीं है, पुराना है, बहुत पुराना है। सो कितना पुराना कॉन्सेप्ट है? अरे बहुत पुराना है यार। जब इंडिया आजाद नहीं था ना, जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम का कॉन्सेप्ट है ये, तब से चला आ रहा है अभी तक और आगे चलता रहेगा। ग्रोथ ही करी है इस प्रोफेशन ने, जरूरतें बढ़ी है, इसको बढ़ा है इस प्रोफेशन।
अच्छा, इतना पुराना कॉन्सेप्ट है? मतलब इसके जो जेनेसिस है, इसके जो जीन्स हैं, ये तब से प्री इंडिपेंडेंस एरा से चला आ रहा है। मतलब ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये तो पुराना कंसेप्ट है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। बढ़िया बात है। पहले क्यों चलता था सर ये? बता देते हैं। ये आया क्यों? ये कॉस्ट ऑडिट कंसेप्ट स्टार्ट ही क्यों हुआ? स्टार्ट किसने करा इंडिया के अंदर? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा, भारत की सरकार ने करा। क्यों करा? क्योंकि उसको जरूरत महसूस हुई। सर ऐसी क्या वजह हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सरकार को यह जरूरत महसूस हुई कि यार अब कंपनीज की कॉस्ट की ऑडिट करानी पड़ेगी, सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा कि कंपनियां कहीं ज्यादा कॉस्ट तो नहीं दिखा रही हैं फालतू में। ऐसी क्या वजह पड़ी थी जिसकी वजह से एक नया प्रोफेशन बन गया, सीएमए एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया, एक कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करवा दी गई। देखो बच्चे, पहले इवन इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी हमारी तब, और इंडिपेंडेंट हम हो गए थे उसके बाद में भी। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, आजाद हो गए थे, उसके बाद में भी होता क्या था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके काम करती थी। या फिर पार्टनरशिप नहीं तो एक दूसरा तरीका होता था, हम उसे बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एक एयरपोर्ट बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यार एयरपोर्ट बनाने का काम हम फलानी कंपनी को दे देते हैं। एयरपोर्ट बनाने का काम हम फलानी कंपनी को दे देते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब हम इस कंपनी को तो ये काम दे देंगे, तो इस कंपनी को हम पेमेंट कैसे देंगे? भाई एयरपोर्ट चलाने का काम, ये सब का काम तो गवर्नमेंट का है। अब ये कंपनी इसको बनाएगी, तो हम इसको कैसे कैसे पैसा देंगे? मतलब किस तरीके से इसको पैसा देंगे कि तुम एयरपोर्ट बनाने का इतना पैसा ले? तो उसमें चलता था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। गवर्नमेंट उस कंपनी से बोलती थी देखो तुम्हारी इस एयरपोर्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लग रही है ना, हम उतना पैसा तो तुमको देंगे ही देंगे, उसके ऊपर हम 10% तुम्हें प्रॉफिट भी देंगे। तो तुम्हारी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को क्या बोला कि यार तुम ना एयरपोर्ट बना दो, तुम ना कस्टम पोर्ट बना दो, तुम ना रेलवे ट्रैक बना दो, तुम ना फलानी बिल्डिंग बना दो, तुम ना ये कोल्ड स्टोरेज बना दो, और इसमें ना हम तुम्हें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेसिस पर काम देंगे। मतलब इस चीज को बनाने में तुम्हारी जितनी लागत, जितनी कॉस्ट लगी ना, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे देंगे हम तुमको, वो तुम्हारा इस काम को करने का पैसा होगा। अब कंपनीज ये बोलती थी कि यार ऐसे तो हमारी कमाई होगी नहीं, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है ना वो कॉस्ट के ऊपर मिल रहा है। अगर हमारी कॉस्ट कम है तो उसका 10% ऐड होकर हमें पैसा मिले, कॉस्ट प्लस 10%। अगर प्रॉफिट कॉस्ट ज्यादा है तो फिर उसका 10% ऐड होकर पैसा मिलेगा, तो अच्छा पैसा आ जाए। तो कंपनीज जानबूझकर ना बड़ी बड़ी कॉस्ट दिखाती थी गवर्नमेंट से, पैसा चूसने के लिए, लूटने के लिए। एयरपोर्ट मान लो बन रहा है 50 करोड़ में, दिखाती थी कि 200 करोड़ में एयरपोर्ट बना। अब 200 करोड़ तो कॉस्ट हो गई, उसके ऊपर 10% या जो भी प्रॉफिट का मार्जिन गवर्नमेंट ने तय करा, उतना और मिलेगा कंपनी को। तो कंपनियां क्या कर रही थी उस टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, गवर्नमेंट के ना मजे ले रही थी, गवर्नमेंट को ना लूट रही थी, गवर्नमेंट को ना चूस रही थी। गवर्नमेंट उनसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पे काम करवाती थी। वो लोग जानबूझ के ज्यादा कॉस्ट दिखाते थे, उस पे फिर थोड़ा सा प्रॉफिट और जुड़ जाता था और उनको पैसा मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली भाई देखो काम तो करवाना पड़ेगा इन कंपनी से, क्योंकि एयरपोर्ट बनाना जरूरी है, रेलवे ट्रैक बनाना जरूरी है, बिल्डिंग बनाना जरूरी है, मशीन्स बनाना जरूरी है। ये सब काम जरूरी तो है। ये सब काम अगर हम इन कंपनियों से नहीं करवाएं तो देश नहीं चलेगा हमारा। अभी अभी तो आजाद हुए थे, अंग्रेज लूट कर गए थे हमको, काम तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये इस तरीके से काम करेंगे जबरदस्ती की, हाई हाई कॉस्ट दिखाएंगे इतनी, तो भैया फिर ये हमारे को पूरा लूट के खत्म कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इन कंपनीज की कॉस्ट की ऑडिट करवाई जाए।
तब कम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में ये ख्याल आया और तब जाकर पहली बार 1944 में 1944 जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, कितनी तबाही हो रही थी उस वक्त, हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, 3 साल बाद आजाद हुए थे हम। 1944 में देखो पूरी दुनिया में, एक अमेरिका को छोड़ के पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, कितना लॉस हुआ था। उनमें इन कंपनीज को काम दिया कि देखो वो बिल्डिंग टूट गई बनाओ दोबारा, एयरपोर्ट टूट गया बनाओ दोबारा, फलाना टूट गया वो बनाओ, पुल टूट गया वो बनाओ। कंपनीज को काम दिया, कंपनीज जो है वो चूस रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोल रही है भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में वैसे ही इतनी तबाही हुई है, हमारा पूरा खजाना खत्म हो गया, हम टोटली बर्बाद हो गए हैं, और तुम हो, कंपनीज हो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेसिस पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेती चली जा रही हो यार। हमें एक कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट लॉन्च करना पड़ेगा। 1944 के अंदर पहली बार ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। हालांकि तब तक वो प्रॉपरली स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनी थी, आपने लॉ में पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, सीएस, सीएमए, आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अप्रूवल लेकर बनी है अपनी सेपरेट एक्ट में। लॉ में पढ़ा है आपने, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सब जगह। 1944 में पहली बार गवर्नमेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था, बस उन्होंने ये प्रोफेशन बना दिया था। एक्चुअली में तो 1959 के अंदर इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। यहां तक आपको ये बातें समझ में आ जाती, क्लियर है जी? तो गवर्नमेंट की क्यों बनाया गवर्नमेंट ने ये? क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पे चल रहा था, कंपनियां उनको लूट रही थी, इसलिए बनाया गया, जरूरत महसूस हुई। और दूसरा कुछ केसेस भी हुए थे, वो केसेस आपको नहीं पढ़ने, उतना डिटेल में नहीं जानना है आप। डालमिया जैन केस हुआ था, उसके लिए विवियन बॉस कमीशन, ये सब बनाए गए थे, वो आपको नहीं पढ़ना। आप इतना ध्यान रखो कि 1959 के अंदर हमारा सीएमए स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मुझको 3 बातें बताई हैं, तीनों बातें समझ में आ गई, रिवाइज कर देते हैं। आपने बताया कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट करी जाती है चेक करने के लिए कि कंपनी ने पूरे ईयर में जो अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए कहीं उसमें फालतू की कॉस्ट तो शो नहीं करी। कॉस्ट अकाउंट्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, और उसे सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा बनाता है जो कंपनी में जॉब कर रहा है। ऑडिट सीएमए इन प्रैक्टिस करता है। उसके बाद में आपने बताया कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आज का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसके जीन्स, इसके जेनेसिस बहुत पुराने हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरा से चलता आ रहा है। जब से देश आजाद नहीं हुआ था तब से चलता आ रहा है, उसके बाद से चलता आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो 1944 के अंदर तो गवर्नमेंट ने सीएमए कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दिया था। हालांकि 1959 के अंदर इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। समझ में आ गया सर? आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सर अभी तक आपने कॉस्ट ऑडिट के बारे में समझा दिया। अब ये बताइए ये जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, इसको तो सर पहले आईसीडब्ल्यूएआई बोला जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 2012 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ था, उससे पहले तो आईसीडब्ल्यूए बोला जाता था इसको। ये सबसे पहले 1944 में आया, अभी अभी बताया। 1959 के अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, ये भी बताया। और 2012 में इसका नाम चेंज हो गया। तो ये सिंपल है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बच्चों एक टॉपिक हम जो अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नया टॉपिक, उसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, जैसे ही हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हाथ के हाथ सॉल्व करें। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो बहुत सिंपल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन था एक तरह का, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में, इंडिया में पहली बार कॉस्ट ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुई। हमने सीएमए प्रोफेशन कब आया ये सुन लिया, क्यों आया ये सुन लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं इंडिया के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिट कब करी गई थी? 1965 में।
इसके ऊपर कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है, एमसीक्यूज में भी आया है कि इंडिया के अंदर पहली बार कॉस्ट ऑडिट कब हुई, कब इंट्रोड्यूस हुई, 1965 के अंदर। याद रखना है बच्चों आप। अभी तक हमने पढ़ लिया कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, सीएमए इन प्रैक्टिस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें पूरे साल के कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बनाता है। कॉस्ट ऑडिट पुराना कंसेप्ट है, प्री इंडिपेंडेंस एरा से चल रहा है। 1944 के अंदर पहली बार सीएमए प्रोफेशन को लाया गया, 1959 के अंदर स्टैट्यूटरी ये बन गया था, 2012 में इसका नाम चेंज हुआ, उससे पहले इसको आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, अब इसे आईसीएमए बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देन इसके बाद में इंडिया में पहली बार कॉस्ट ऑडिट 1965 में हुई। स्टूडेंट बोलता है सर मजा आ गया, अभी तक आपने जो पढ़ाया एक एक बात मुझको समझ में आ गई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व कर लिया, आगे चलते हैं। अब कुछ सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। सर आप मुझको ये बताइए, क्या हर कंपनी को, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्या हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंट्स बनाना जरूरी है अपने पूरे साल के? कंपनियां कॉस्ट अकाउंट्स बनाती हैं, कहने का मतलब कंपनियां अपना एक रजिस्टर बनाती हैं, अपना ये कॉस्ट अकाउंट बनाती है पूरे साल का, जिसके अंदर वो ये लिखती हैं कि भैया कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट लगी, किस लिए लगी, कब लगी, पूरे ईयर में जो कॉस्ट लगी उसका एक प्रॉपर अकाउंट तैयार किया जाता है, हमें पता है। सर क्या ये कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, क्या ये हर कंपनी के लिए कंपलसरी होता है क्या? नहीं, हर कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता। तो सर किस कंपनी के लिए कंपलसरी होता है? बहुत ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे। जिस कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इस, हम जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं उससे जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर उस कंपनी का टोटल टर्नओवर, वो कंपनी चाहे से 100 तरह के प्रोडक्ट बेचती है, 100 तरह की सर्विसेज देती है, सब कुछ मिला मिलू कर पूरे साल में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी का टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का हुआ था या उससे ज्यादा, अगर कंपनी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इससे जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर, जितने प्रोडक्ट सर्विस बेचती है उन सबको मिला मिलकर अगर कंपनी का टर्नओवर पिछले साल 35 करोड़, 35 करोड़ से कम हुआ था, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ था तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी। क्वेश्चन करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है। देखिए, एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है मोहित बंसल क्लासेस, और उसका करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, और वो कंपनी ये जानना चाहती है कि अब उसे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जानना चाहती है आपसे ये कंपनी। तो आप बोलोगे कि सर हम बता देंगे, मोहित बंसल क्लासेस कंपनी को इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए कि नहीं चाहिए, हम ये बता देंगे, लेकिन उसके लिए हमें सर उसके जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो करंट फाइनेंशियल ईयर अगर 2022-23 है तो इससे जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2021-22, उसके अंदर सर कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना था, सब कुछ मिला मिलू के, सब प्रोडक्ट्स बेच बाच के, सर्विसेज बेच बाच के, टोटल टर्नओवर कितना था इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, 34 करोड़ था। हाँ तो सर फिर मेंटेन करना जरूरी नहीं है,
क्योंकि कानून सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है, अगर किसी कंपनी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर 35 करोड़ से या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर 35 करोड़ से कम है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। मोहित बंसल क्लासेस कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 34 करोड़ से 35 से कम है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट बोलता है, सुनो 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 सर सुनो, अभी तक जो जो पढ़ाया समझ में आ गया? रिवाइज कर दो यार, रिवाइज कर दो। रिवाइज कर लेते। अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक कंपनी के पूरे ईयर में जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए गए हैं उनकी चेकिंग होती है। देखा जाता है कि उस कंपनी ने अपने कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर कहीं ज्यादा कॉस्ट तो शो नहीं कर दी। ये चीज कौन देखता है? सीएमए इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिट करता है। उन अकाउंट्स को बनाता कौन है? सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बनाता है। उस बनाने के कॉस्ट अकाउंट्स को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। सर ये कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट जेनेसिस नए हैं पुराने हैं? बहुत पुराने हैं। सीएमए का पहली बार जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1944 में हुआ था। हालांकि वो स्टैट्यूटरी जो बॉडी बनी थी वो 1959 में बनी थी। सर इसका नाम कब, इसका पहले तो नाम आईसीडब्ल्यू था, इसका नाम कब चेंज हुआ? 2012 में। सर ये हमको तो ये बताइए कि कॉस्ट ऑडिट इंडिया में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई? 1965 में। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए। सर क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? ना 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 ना, सिर्फ उन कंपनीज को जिनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है। अगर 35 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, बताओ बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि यहां पे लिखते हैं कि सर एक कंपनी है और वो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर काम करती है जिसे हम टेबल ए के नाम से भी जानते हैं। या फिर एक कंपनी है जो कि अनरेगुलेटेड सेक्टर के अंदर काम करती है जिसे हम टेबल बी के नाम से जानते हैं। क्या इनके लिए अलग अलग प्रोविजन है या सेम प्रोविजन है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन सेम प्रोविजन है। सर सोचो एक कंपनी दोनों सेक्टर में काम करती है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों, और दोनों सेक्टर्स के अंदर उसने जो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेची उन सबको टोटल मिलाकर उसका टर्नओवर 35 करोड़ हो रहा है। हाँ तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की सिंपल सी शर्त है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टोटल टोटल, चाहे से वो कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है चाहे से अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, एक ही प्रोविजन है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टोटल टर्नओवर, सभी प्रोडक्ट सर्विसेज को बेच बाच के जोड़ के देख लो, टोटल टर्नओवर अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर वो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी। ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात को मान लेते हैं, चलो आप बोल रहे हो इतना ज्यादा तो मान जाते हैं, पर एक बात तो बताओ यार सर, ये रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है सर? ये अनरेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है सर? अरे भाई देखो, भारत के अंदर जो सरकार है ना, गवर्नमेंट, उसने कुछ सेक्टर्स अपने अंडर में लिए हुए हैं और वो ये बोलती है गवर्नमेंट कि इन सेक्टर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, प्राइवेट कंपनीज इनमें काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने 6 सेक्टर अपने हाथ में ले लिए। गवर्नमेंट बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे,
और हम ही लोगों को देंगे क्योंकि हम कम रेट पे देते हैं। हालांकि मुंबई में रिलायंस भी बेचती है, बट उसमें भी वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो आपके भी घर में जब बिजली का बिल आता होगा तो वो सरकारी बिल आता है, क्योंकि वो रेगुलेटेड सेक्टर का पार्ट है। गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया है वो सेक्टर, बिजली वाला सेक्टर। ऐसे ही पेट्रोलियम वाला गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ड्रग्स मेडिसिन वाला कम उसके अंदर में आता है। आपको पता होगा ना, इवन प्राइवेट कंपनीज अगर मेडिसिन बना रही हैं तो उनके ऊपर उन्हें गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, चाहे से एयरटेल कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर भी आपके ट्राई के प्रोविजन लगते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सेक्टर में आता है। शुगर वाला सेक्टर और फर्टिलाइजर, कृषि, क्योंकि इंडिया तो एक कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, इसलिए उन किसानों का ध्यान रखने के लिए। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। इनके लिए जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर कोई भी कंपनी इन 6 में से किसी भी पर्पस के लिए काम कर रही है, कहा जाएगा वो रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है। इन 6 के अलावा अगर वो किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रही है, बोला जाएगा वो अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है। हालांकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में है, चाहे से कंपनी अनरेगुलेटेड सेक्टर में है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसके एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कम है, नहीं मेंटेन करने पड़ेंगे, मुद्दा खत्म हो गया है यहाँ। स्टूडेंट बोलता है ठीक है चलो। देखो सर, यहां तक मैं आपकी बात को मान रहा हूं, क्योंकि आपने बोला आप टीचर हो हमारे, आपकी बात को हम मान लेते हैं कि साहब कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, मान गए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मान गए। जेनेसिस आपने कॉस्ट ऑडिट के समझाए, मान गए। 1965 में पहली बार कॉस्ट ऑडिट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, मान गए। और उसके अलावा ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाला प्रोविजन मान गए। रेगुलेटेड सेक्टर, अनरेगुलेटेड सेक्टर, या टेबल ए टेबल बी, ये भी हम रेगुलेटेड सेक्टर को टेबल ए बोलते हैं, अनरेगुलेटेड को टेबल बी बोलते हैं, ये भी मान गए। एक क्वेश्चन है सर, मैंने कहा बोलो 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 बोलो, क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है, आपने ये तो बता दिया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कब जरूरी होता है, ये बताइए सर। क्या हर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं सर। अगर किसी कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए क्योंकि उसके ऊपर वो 35 करोड़ वाला प्रोविजन अप्लाई हुआ और उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़े, क्या जरूरी है कि उसके उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट होगी? नहीं नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तो सर किस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट कंपलसरी है? हाँ, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके लिए मैं आपको रेगुलेटेड सेक्टर का अलग बताऊंगा, अनरेगुलेटेड सेक्टर का अलग बताऊंगा। पहले हम रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बात करेंगे। अगर आपको यह देखना है कि कोई कंपनी अगर रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर काम कर रही है, बच्चों ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। आपने बोला सर चैप्टर 1 में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं और आपको क्लियर करने के लिए वो सॉल्व करें। सर अगर कोई कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है, क्या उसकी कॉस्ट ऑडिट होना कंपलसरी है? अगर कोई कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है तो उसकी कॉस्ट ऑडिट होना कंपलसरी हो जाएगा अगर दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है दो में से कोई एक कंडीशन पूरी हुई, ना 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 ना, दोनों की दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी। अब वो दोनों की दोनों कंडीशंस कौन सी हैं? पहली, उस कंपनी का टोटल प्रीवियस ईयर में उस कंपनी का टोटल टर्नओवर, सभी प्रोडक्ट जितने भी वो प्रोडक्ट्स बेचती है, सर्विसेज देती है, उन सभी प्रोडक्ट से उसका टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ का हो, प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट से उसका टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ का हो।
मतलब सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से टर्नओवर कितने का, कम से कम 50 करोड़ का, प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस से कितना, 25। ये दोनों कंडीशंस अगर पूरा हो रही हैं तो फिर रेगुलेटेड सेक्टर में, कब, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उस रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। देखिए एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका नाम है, बहुत ध्यान से सुन लेना, रिलायंस पेट्रोलियम। अब क्योंकि पेट्रोल की फील्ड में काम करती है तो ये है रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक साहब, टेबल ए। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, प्यार से पढ़ो। देखो यार, ये जो रिलायंस पेट्रोलियम है ना, रेगुलेटेड ए सेक्टर में काम करने वाली, रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने वाली, ये 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। इसका करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो गया। उसमें इसके टर्नओवर क्या थे, प्रोडक्ट ए से इसने 20 करोड़ कमाया था, प्रोडक्ट बी से इसने 20 करोड़ कमाया था, प्रोडक्ट सी से इसने 20 करोड़ कमाया था। अब आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? क्या इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? सर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए तो कंडीशन 35 करोड़ की है, चाहे से वो किसी भी सेक्टर में काम करे, और 35 करोड़ की कंडीशन है कि वो टोटल, कि जितने भी प्रोडक्ट्स बेचती है कंपनी, सबको मिलाकर 35 करोड़ प्रीवियस ईयर में कमाया हो। सर, यहां पर ये कंपनी 3 प्रोडक्ट बेचती है और तीनों का अगर टोटल लगाया जाए तो इसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 करोड़ कमाया। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो एप्लीकेबल होते हैं, इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है कि नहीं? सर, उसके लिए ना 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 50 करोड़, मतलब सभी प्रोडक्ट्स को मिलाकर। वो तो हो रहा है सर, पहली कंडीशन तो सर फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन, इंडिविजुअल प्रोडक्ट से कम 25 करोड़ कमाया है। पहले हम एक एक करके देखेंगे। प्रोडक्ट ए के केस में क्या 25 करोड़ कमाया? नहीं, तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी। प्रोडक्ट बी के केस में 25 करोड़ कमाया? नहीं, तो यहां भी नहीं होगी। प्रोडक्ट सी के केस में 25 करोड़ कमाया? नहीं, तो यहां भी नहीं होगी। हालांकि कॉस्ट ऑडिट के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, एक तो हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही। सर, एक दूसरा एग्जांपल, एक कंपनी है एयरटेल। अब हमको पता है एयरटेल टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करती है, रेगुलेटेड सेक्टर। अभी अभी बताया था मैंने, 6 सेक्टर बताए थे ना, उसमें से एक टेली कम्युनिकेशन भी है। ये भी 3 प्रोडक्ट बनाती है, इसका भी करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। प्रोडक्ट ए, बी, सी बनाती है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर देख लो, प्रोडक्ट ए से 30 करोड़, बी से 35 करोड़, सी से 20 करोड़। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना है कि नहीं? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए तो मैंने खुद ने बोला आपको 35 करोड़ वाला देख लो, तो 30 प्लस अकेला ही प्रोडक्ट 35 करोड़ कमा रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना वैसे ही कंपलसरी हो गया, हम तो सबको मिलाकर 35 करोड़ देखते हैं। 85 करोड़ कमाया है कंपनी ने। कितना कमाया? 85 करोड़। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो मैंडेटरी। कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है क्या? 2 कंडीशन है, क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्रीगेट 50 करोड़, वो तो हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट इसका 85 करोड़ है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इंडिविजुअल का कितना? 25 करोड़, 25 करोड़। पहले प्रोडक्ट ए के लिए देखेंगे। सर, 30 करोड़ कमाया, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट बी के लिए देखेंगे। सर, 35 करोड़ कमाया, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। सी के लिए देखेंगे। सर, 20 करोड़ यहाँ एप्लीकेबल। तो अब समझ में आ रहा है आपको, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए तो एक ही कंडीशन है, 35 करोड़।
कॉस्ट ऑडिट के लिए रेगुलेटेड सेक्टर में दो कंडीशन, दोनों पूरी होना जरूरी है। एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़। सर ये तो आपने रेगुलेटेड सेक्टर का बताया ना। अनरेगुलेटेड सेक्टर में, अनरेगुलेटेड सेक्टर में यहां पर 100 करोड़, एग्रीगेट 100 करोड़, इंडिविजुअल का 35 करोड़, बाकी से एग्रीगेट में, एग्रीगेट मतलब अनरेगुलेटेड के अंदर एग्रीगेट का 100 करोड़, इंडिविजुअल का 35 करोड़। इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। एक कंपनी है जिसका नाम रेमंड्स है, कपड़े का काम करती है, अनरेगुलेटेड सेक्टर, 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एबीसी, करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर देख लेते हैं। 20 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़, टोटल कितना हो गया? 130 करोड़। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। 35 करोड़ कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। चलो सर, कॉस्ट ऑडिट। अब यार देखो, अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है, दो कंडीशन है। एग्रीगेट में 100 करोड़ और इंडिविजुअल में 35 करोड़। एग्रीगेट में 100 करोड़ तो हो रहा है क्योंकि टोटल 130 करोड़ है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इंडिविजुअल वाली प्रोडक्ट वाइज देख लेते हैं। पहले प्रोडक्ट ए को लेते हैं, कितना कमाया? 20 करोड़, इसमें कॉस्ट ऑडिट नहीं, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। प्रोडक्ट बी के लिए देख लेते हैं, 40 करोड़, हाँ जी कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रोडक्ट सी के लिए देख लेते हैं, 70 करोड़, हाँ जी इसमें भी करानी पड़ेगी। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गई यहां तक की कहानी। अब आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि कॉस्ट ऑडिट किसको कराना कंपलसरी है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना कंपलसरी है। यहां तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है ये चीज? टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2019 में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, हाथ क्या सॉल्व करेंगे। देखिए, ओआरएस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और टोटल उसका एग्रीगेट टर्नओवर 103 करोड़ है। एग्रीगेट, वो रेगुलेटेड सेक्टर में भी काम करती है, वहां से उसने 26 करोड़ कमाया, टेबल ए। अनरेगुलेटेड सेक्टर से उसने 8 करोड़ कमाया। क्लियर? तो हमें अभी तक इस क्वेश्चन में क्या क्या पता लग गया? हमें एक तो कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर पता लग गया 103 करोड़। फिर उसके बाद में अगर हम इंडिविजुअल टर्नओवर देख लेते हैं तो रेगुलेटेड सेक्टर में कितना है? 26 करोड़, और अनरेगुलेटेड सेक्टर में कितना है? 8 करोड़। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑडिट करना कंपलसरी है कि नहीं। तो बच्चों रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट की दो कंडीशन थी, एग्रीगेट 50 करोड़ और इंडिविजुअल 25 करोड़। हमारे क्वेश्चन में एग्रीगेट कितना है? 103 करोड़, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल 25, यहां पे कितना है? 26, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब टेबल ए वाले के लिए तो कॉस्ट ऑडिट होगी। अब आ जाते हैं टेबल बी पर। इसकी भी दो कंडीशन थी अनरेगुलेटेड सेक्टर की, एग्रीगेट 100 करोड़, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इंडिविजुअल 35 करोड़, वो कंडीशन सक्सेस नहीं हो रही है क्योंकि 8 करोड़। मतलब सिर्फ टेबल ए वाले प्रोडक्ट्स का कॉस्ट ऑडिट होगा। ये इसका आंसर है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल। क्लियर ये चीज यहां तक? अब हम अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं बच्चे, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। और जब करेगा तब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। इसके लिए सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये बताइए कि ये जो कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एम, कुछ पर्पस, कुछ सिद्धांत
कुछ उसूल होते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या, होते हैं। कॉस्ट ऑडिट के दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बच्चों, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ना जनरली होता है कि भैया उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सही से कॉस्ट को चेक करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉलो करेगा, कोई भी एरर है तो उसको पकड़ लेगा, है ना। डंपिंग तो नहीं हो रही है कहीं, प्राइस को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, टैक्स को तो नहीं बचा रहे। जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी तक पढ़ा, सिंपल। एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैं एक कहानी सुनाऊं जल्दी से आप। ये है अक्षय खन्ना और बच्चों ये हैं इरफान खान। एक बार ये दोनों दोस्त थे। एक बार ना अक्षय खन्ना बोला, बोला इरफान भाई मैं सोच रहा हूं कि यार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, बट किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं ये नहीं समझ में आ रहा। इरफान खान बोले अरे बड़ा ही सिंपल है यार, भाई तू ना कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर ले, जिस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है उसमें पैसा लगा दे। अक्षय खन्ना बोला, बोला इरफान भाई आपकी बात तो ठीक है यार कि जिस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है उसमें पैसा लगा दो, लेकिन यार कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है ये कैसे चेक करूं, उस कंपनी के अकाउंट्स को देख के। और उस कंपनी के अकाउंट्स खुद उस कंपनी ने बनाए, वो फ्रॉड भी तो कर सकती है। कंपनी में लॉस चल रहा है, अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखा दिया। बहुत सारे तो केस हो चुके हैं ऐसा, हिस्ट्री में सत्यम केस हुआ था 2008 में। है ही कुछ भी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का प्रॉफिट दिखाती थी। आपकी बात सही है, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं प्रॉफिट देख लूं कंपनी का, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए कंपनी के अकाउंट्स देखने पड़ते हैं। अकाउंट्स खुद कंपनी बनाती है, झूठ लिख देती है। अब अगर कंपनी ने लिख रखा है प्रॉफिट हुआ है, झूठा लिख रखा है, और मैंने उनके भरोसे पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा तो पैसा डूब गया ना। तो इरफान खान बोले, बोले देखो यार अगर तुम्हें ऐसा है ना तो ना तुम कंपनी के अकाउंट्स को चेक मत करो, तुम ना कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट ना ऑडिटर बनाता है, जो कि बाहर से इंडिपेंडेंट आदमी होता है, वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कंपनी के लिए काम नहीं करता, कंपनी के फेवर में काम नहीं करता, वो सच के लिए काम करता है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ो तुम, अगर ऑडिट रिपोर्ट में उसने लिखा है कि सच में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो इन्वेस्ट कर देना, ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। रूल्स रेगुलेशंस, कानून नियम शर्तों टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करके, फॉर्मेट को फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। बच्चों ये सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर। आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट सच्ची बनानी है। आपको बताना पड़ेगा कंपनी प्रॉपर यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को कि नहीं करती है, ग्लोबल मार्केट में कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। ये है बच्चे जनरल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में एक और टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी नहीं आया कभी उससे, और वो ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी की ऑडिट हो जाती है तो कंपनी का सच पता लग जाता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो जाते हैं, लॉ फॉलो हो जाता है, पब्लिक के पास में एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता लग जाती है ना, और कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं कर पाती है। ये सब फायदे होते हैं, सही डेटा पता लग जाता है। बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी तक जिस टॉपिक्स में आए हैं वो सॉल्व कर लिए, आगे भी हम हाथ की हाथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।